60% में से अगर आप 50% सही कर पा रहे हो, तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन निश्चित है। और इतने भी अगर आपके नहीं हो पा रहे हैं, तो अभी फिर खतरे की घंटी है समझ लीजिए और आपको अभी तैयारी करने की बहुत ज़रूरत है। तो हिंदी साहित्य मॉडल पेपर स्पेशली हमारी ये जो क्लासेस हैं, वो अभी जीआईसी प्रवक्ता के लिए, बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए आप देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? वीरांगना नामक जो उपन्यास है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? आप पहले पॉज़ करके अपने आंसर लगाइए, लिखिए और फिर बाद में मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है राम नरेश त्रिपाठी। वीरांगना जो उपन्यास है वो किसका है? तो राम नरेश त्रिपाठी जी का है। भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है? भागवंती नामक जो उपन्यास है, इसके रचयिता कौन है? भागवंती। देखिए भाग्यवती एक अलग उपन्यास है, ठीक है? भाग्यवती अलग है और ये भागवंती अलग है। तो दूसरे में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुदर्शन, ज्ञानेंद्र, रामवृक्ष, बेनीपुरी या फिर अज्ञे। तो ए ऑप्शन इज द राइट। भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है? तो ये सुदर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वंशज और अनित्य, इन दोनों उपन्यासों की लेखिका कौन है? वंशज और अनित्य उपन्यास की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग, कृष्णा सोवती, उषा या फिर मन्नू भंडारी। तो यहाँ पर हमारा 3 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, ये मृदुला गर्ग के उपन्यास है। वंशज और अनित्य किसका है? तो मृदुला गर्ग का उपन्यास है, याद रखिएगा, ठीक है? आगे हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, सपाट चेहरे वाला आदमी एक कहानी है और इस कहानी के लेखक कौन है? सपाट चेहरे वाला आदमी, इसकी कहानी बच्चों को बड़ी पसंद आती है, सपाट चेहरे वाले की, है ना? इस तरह का ऐसा लगता है जैसे कोई भूतिया कहानी है। तो इस कहानी, ऐसे आप कहानी में ट्रिक बता रही हूँ बस याद करने के लिए, ये कहानी के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हमारा 4 में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूधनाथ सिंह, ठीक है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भी इन्होंने लिखा था। निष्कासन नाम से भी आपने रचना की है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूधनाथ सिंह हो जाएगा। सपाट चेहरे वाले आदमी कहानी के लेखक हैं। निम्न में से कौन-सी कहानी है जो प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है? इनमें से प्रेमचंद की कहानी कौन-सी नहीं है? विध्वंस, प्लेग की चुड़ैल, मंत्र या फिर बूढ़ी काकी। तो 5 में हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, प्लेग की चुड़ैल। प्लेग की चुड़ैल इनकी नहीं है बल्कि किसकी है? भगवान दास की कहानी है, ठीक है? भगवान दास की कहानी है, याद रखना। आगे हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन-सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर पूछ रहा है कौन-सा सुमेलित नहीं है? वेपतगा, जैनेंद्र, आहुति, इलाचंद्र जोशी, कर्मनाशा की हार, शिवप्रसाद सिंह, भस्मावृत, चिंगारी, यशपाल। तो 6 में हमारा देखिए ये बिल्कुल ठीक है, भस्मावृत, चिंगारी, कर्मनाशा की हार, शिवप्रसाद सिंह, आहुति, इलाचंद्र जोशी। लेकिन वेपतगा किसका है? जैनेंद्र का नहीं है बल्कि ये किसका है? अज्ञे जी का है वेपतगा, ठीक है? वेपतगा, आलवाल, सवरंग, अ, आत्मनेपद, ये सब किसके हैं? तो ये अज्ञे जी के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। निंदिया लागी, निंदिया लागी कहानी के लेखक कौन है? निंदिया लागी जो कहानी है किसकी है? भगवती प्रसाद वाजपेयी, किशोरी लाल गोस्वामी, बंग महिला या फिर गिरजा दत्त वाजपेयी। तो यहाँ पर हमारा 7 में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। निंदिया लागी, किसकी निंदिया लागी? भगवती की, ठीक है? भगवती की निंदिया लागी। आगे है, मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किसने किया है? मुक्तिबोध रचनावली का संपादन करने वाले कौन है? मुक्तिबोध की अनेक रचनाओं को यहाँ पर संकलित करके संपादित किया गया है। तो यहाँ पर 8 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा भाई? नेमी चंद्र जैन हो जाएगा, ठीक है? नेमी चंद्र जैन हो जाएगा। मुक्तिबोध रचनावली का संपादन इन्होंने किया है और ये दोनों ही क्या है? तार सप्तक के कवि हैं, ठीक है? मुक्तिबोध भी और नेमी चंद्र जैन भी। शुक्ल जी ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया और ना ही पश्चिमी व्यक्तिवाद को। शुक्ल जी ने, ठीक है? शुक्ल जी ने ना तो भारत के रूढ़िवाद को ही स्वीकार किया और ना ही उन्होंने पश्चिमी व्यक्तिवाद को। ये कथन किस लेखक का है? नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह या फिर नगेंद्र। तो 9 में हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये रामविलास शर्मा जी का कथन है। शुक्ल जी ने ना तो भारत के रूढ़िवाद को ही स्वीकार किया और ना ही पश्चिमी व्यक्तिवाद को। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाद वध 1861 में आया था, इसको माना गया है। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में जो पहला प्रतिफलन है वो किसको माना गया है? मेघनाद वध को। मेघनाद वध जो कि मधुसूदन दत्त के द्वारा लिखा गया है। ये किस आलोचक का कथन है? तो यहाँ पर 10 में सही ऑप्शन हमारा क्या होगा भाई? ये किस आलोचक का है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है ये, ठीक है? ये राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है।
नेक्स्ट है कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की है। उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगी और आपको पसंद भी जरूर आएगी। अगर पसंद आती है तो डेली इस सीरीज से जुड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए क्लास से, सब्सक्राइब करिए जो भी नए बच्चे हैं, लाइक करिए और शेयर भी जरूर करना, ठीक है। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की है, तो 11 में हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये है नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, इन्होंने मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान किसने की है, नंद दुलारे वाजपेयी ने की है। महाकवि सूरदास ये किसकी आलोचनात्मक कृति है, बताइए महाकवि सूरदास किसकी आलोचक कृति है। तो यहाँ पर 12 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ये भी आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी ने लिखी है, ठीक है। महाकवि सूरदास के नाम से जो रचना है वो किसकी है आलोचनात्मक कृति, तो ये भी नंद दुलारी वाजपेयी जी की है, ठीक है, राइट, याद रखना। महाकवि सूरदास नाम से इन्होंने लिखी है, सूर साहित्य नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है। आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रामविलास शर्मा हो जाएगा, ठीक है। रामविलास शर्मा अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल ठीक है। प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक कौन थे, प्रजा हितैषी नामक जो पत्र है इसके संपादक कौन थे, राजा शिव प्रसाद सतारहेंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, लल्लू लाल या फिर शिव प्रसाद सिंह। प्रजा हितैषी नामक जो पत्र है ये कहाँ से निकलता था, आगरा से निकलता था, ठीक है, आगरा से निकलता था और 1855 में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी और ये राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा निकाला गया था। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्न में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका है आलोचना, आलोचना पत्रिका का संपादन किसने नहीं किया है, निम्न में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना पत्रिका का संपादन नहीं किया है। नामवर सिंह, खेल ले थोड़ी देर खेल ले बाद में, ठीक है। नामवर सिंह, धर्मवीर भारती, क्या कर रही है मम्मी, अभी काम कर रही है थोड़ी देर। नामवर सिंह, धर्मवीर भारती, शिवदान सिंह चौहान या सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पर हमारा 15 में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से आलोचना पत्रिका का संपादन करने वाले कौन नहीं है, नहीं पूछ रहा है ना, नहीं पूछ रहा है तो सुमित्रा नंदन पंत हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत सही हो जाएगा। इन्होंने रूपाभ पत्रिका का संपादन किया था, किसका किया था, रूपाभ पत्रिका से संबंधित थे जो कि 1938 में शुरू किया था, इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी साहित्य का आदिकाल 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार कौन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल की जो शुरुआत है वो 693 ईस्वी से किसने माना है, शुक्ल जी, हजारी प्रसाद, राम कुमार वर्मा या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो यहाँ पर 16 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राम कुमार वर्मा हो जाएगा। राम कुमार वर्मा ने संधि और चारण काल का नाम दिया था, संधि और चारण काल कहा था, याद रखना, संधि और चारण काल। और इन्होंने 693 ईस्वी से इसकी क्या मानी है, शुरुआत मानी है 1693 तक। निम्न में से कौन सा गद्यकार है जो भारतेंदु युग का नहीं है, इनमें से कौन सा गद्यकार भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है, श्रीनिवास दास, जगदीश चंद्र माथुर, प्रताप नारायण मिश्र या बालकृष्ण भट्ट। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। ये देखो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं खुद से, तो इसमें मैंने जो ऑप्शन है देखो कितना बढ़िया रखा है, जगदीश चंद्र माथुर है ना, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं श्रीनिवास दास में जगदीश, लेकिन अभी टीजीटी का जो आपने पेपर देखा था उसमें भी यही पूछ रखा था भारतेंदु युग का कौन सा कवि नहीं है, लेकिन उसमें जो ऑप्शन थे ना वो इतने ईजी थे कि किसी को कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता है। मैथिली शरण गुप्त का नाम दे रखा था, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण का था शायद चौथा नाम, ठीक है। तो उसमें पता ही नहीं चलता, लेकिन ये क्वेश्चन वो है जो मैंने खुद से तैयार किए हैं, आप पढ़ लेना इस तरीके से, ठीक है। हिंदी में विसंगति बोध के नाटकों के आरंभकर्ता कौन माने जाते हैं, आरंभकर्ता कौन माने जाते हैं भाई, हिंदी में विसंगति बोध के नाटकों के आरंभकर्ता कौन माने जाते हैं। तो यहाँ पर 18 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, विपिन कुमार अग्रवाल माना जाता है, ठीक है। विपिन कुमार अग्रवाल को माना जाता है विसंगति बोध के नाटकों का आरंभकर्ता। नेक्स्ट है वक्रोक्ति पद का प्रथम प्रयोग करने वाले आचार्य कौन है, वक्रोक्ति पद का प्रथम प्रयोग करने वाले आचार्य कौन है, भरत मुनि, भामा, कुंतक या फिर रुद्रट। देखो यहाँ पर जो वक्रोक्ति किससे संबंधित है, वक्रोक्ति जो संप्रदाय है वो तो कुंतक से संबंधित है, ठीक है। वक्रोक्ति संप्रदाय किससे संबंधित है, कुंतक से। लेकिन इसमें पूछ रहा है इस पद का पहले प्रयोग किसने किया था, तो ये भामा के द्वारा कर लिया गया था पहले ही, ठीक है। भामा के द्वारा कर लिया गया था वक्रोक्ति पद का जो प्रथम प्रयोग है, ठीक है, भामा, याद रखना। नेक्स्ट है भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है,
भट्ट नायक का जो भुक्तिवाद है ये किस दर्शन पर आधारित है? तो 20 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन हो जाएगा। ठीक है, भट्ट नायक का भुक्तिवाद, ये सभी दर्शन किसी न किसी से संबंधित हैं, तो इनको आप पढ़ लेना। वैसे तो मैं सब कुछ डिटेल में पहले पढ़ा चुकी हूँ। रस सूत्र की व्याख्या में किस आचार्य ने शैव दर्शन की मान्यताओं को अपनाया है? रस सूत्र की व्याख्या में किस आचार्य ने शैव दर्शन की मान्यताओं को अपनाया है? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 21 में अभिनव गुप्त ने अपनाया है। ठीक है, किसने? अभिनव गुप्त ने अपनाया है, याद रखिएगा। आगे, ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य की उपाधि से कौन विभूषित हैं? ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य किसको माना जाता है? तो 22 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 22 में मम्मट हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? मम्मट हो जाएगा। ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य, परमाचार्य की जो उपाधि है वो किसको मिली है? मम्मट को मिली है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, श्रृंगार रस को रसराज मानने वाले विद्वान कौन है? श्रृंगार रस को रसराज, सभी रसों में राजा श्रृंगार रस को माना जाता है, तो इसके विद्वान कौन है? भाई इसी के ऊपर तो सृष्टि का निर्माण होता है, सृष्टि आधारित है श्रृंगार रस पर, है ना। तो ये रसराज तो होगा ही। तो 23 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये है भोजराज। ठीक है, किसने माना है श्रृंगार रस को रसराज? तो ये भोजराज ने माना है। भोजराज ने राजा मान लिया किसको? श्रृंगार रस को। आगे यहाँ पर है, बापू के प्रति इस कविता के लेखक कौन है? बापू के प्रति कविता के लेखक कौन है? नागार्जुन, रेणु, त्रिलोचन, यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत। तो 24 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा। इन्होंने लिखा है बापू के प्रति एक कविता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंग उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो यहाँ पर हमारा 25 में सही ऑप्शन क्या होगा भाई? रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, याद रखने। इन्होंने तुलसी और सूर का क्या है यहाँ पर? दोनों की तुलना की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी अकेले ऐसे उपन्यासकार हैं जिन्होंने हिंदी उपन्यास का स्वदेशी ढांचा खोजा है। ये कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी अकेले ऐसे उपन्यासकार हैं जिन्होंने हिंदी उपन्यास का स्वदेशी ढांचा खोजा है। यहाँ पर हमारा 26 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, कौन है ये? डॉक्टर बच्चन सिंह है, याद रखना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, हंसा जाई अकेला और महुए का पेड़ जैसी चर्चित कहानियां लिखने वाले कहानीकार कौन है? हंसा जाई अकेला और महुए का पेड़, ये दोनों कहानियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो 27 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? मारकंडे ने लिखी है। ये दोनों कहानियां किसकी हैं? तो मारकंडे की हैं, याद रखना। मारकंडे के पास गांव के खेतों, खलियानों और मेड़ों पर उगने वाले मुहावरे हैं। क्या मारकंडे के पास गांव के खेतों, खलियानों और मेड़ों पर उगने वाले मुहावरे हैं? इनका प्रयोग उन्हें प्रेमचंद की परंपरा में आने वाले कहानीकार सिद्ध करता है। ठीक है, इनका प्रयोग उन्हें प्रेमचंद की परंपरा में आने वाले कहानीकार सिद्ध करता है। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो यहाँ पर 28 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा भाई? डॉक्टर बच्चन सिंह हो जाएगा। ये भी किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां लक्ष्मी कैद है इस कहानी के लेखक कौन है? जहां लक्ष्मी कैद है इस कहानी के लेखक कौन है? तो ये है भैरव प्रसाद। जहां लक्ष्मी कैद है ये समानांतर कहानी, ये 29 में हमारा देखो सी नहीं होगा भाई, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये राजेंद्र प्रसाद यादव की है। ठीक है, जहां लक्ष्मी कैद है ये राजेंद्र यादव का है। नेक्स्ट है, चरण कमल बंदौ हरिराई इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? चरण कमल बंदौ हरिराई पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चरण कमल बंदौ हरिराई। बताइए, राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? जहां लक्ष्मी कैद है। उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, वैसे राजेंद्र यादव ठीक है। चलिए, चरण कमल बंदौ हरिराई पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो 30 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये चरण कमल बंदौ हरिराई। ठीक है, ये किसकी है? चरण कमल बंदौ हरिराई। तो ये सूरदास जी की पंक्ति है। किसकी है ये? सूरदास जी की पंक्ति है। इसमें एक दो गलत हो गया है, चलो कोई नहीं, है ना। सही है, वैसे मैंने जो आंसर आपको बताया वो सही है। चरण कमल बंदौ हरिराई ये किसकी है? सूरदास की पंक्ति है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय वह खारा खाए बोराए जग या पाए बोराए इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, ये आप जानते हैं, इसमें यमक अलंकार है ना। कनक कनकते सौगुनी, और इसके पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो 31 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई?
कबीर दास, बिहारी, केशव दास या फिर तुलसीदास का हो जाएगा। कनक कनकते सौगुनी, मादक था अधिकाय, हुआ खाए बोराए जग, या पाए बोराए। ठीक है, तो ये बिहारी लाल की पंक्ति है। ये किसकी है? बिहारी लाल की पंक्ति है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये किसकी पंक्ति है? गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। 32 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। ठीक है, ये तुलसीदास की सारी सही है जो बताइए अभी आप, कंफ्यूज मत होना। आगे, सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं, बुराई कर रहे हैं और अस्वीकार करते हैं, ये पंक्ति किसकी है? सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं, बुराई कर रहे हैं और अस्वीकार करते हैं, ये पंक्ति किसकी है? तो 33 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। ठीक है, ये किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं, याद रखना 33 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, चांद और टूटे हुए लोग, चांद और टूटे हुए लोग, ये कहानी संग्रह किसका है? चांद और टूटे हुए लोग, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश या फिर प्रसाद सिंह। 34 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई कहानी संग्रह है। ठीक है, धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है और जब इनका अंधा युग प्रकाशित हुआ था 1955 में, तभी ये भी आया था, ये कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है, अकहानी आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? अकहानी आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? जगदीश गुप्त, महीप सिंह, राकेश वत्स या फिर गंगा प्रसाद विमल। तो यहाँ पर हमारा 35 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गंगा प्रसाद विमल हो जाएगा। और इसका जो समय है ना, वो 1960 से लेकर 62 तक चलता है। ठीक है, 60 से 62 तक का है। गंगा प्रसाद विमल इसकी शुरुआत करते हैं। एक दुनिया समानांतर, इस पुस्तक का संपादन राजेंद्र यादव ने किया है। ये किस विधा की रचनाओं का संग्रह है? एक दुनिया समानांतर, इस पुस्तक का संपादन राजेंद्र यादव ने किया है, ये ध्यान रखना। और ये इसमें किस विधा की रचनाओं का संग्रह किया गया है? एक दुनिया समानांतर। तो यहाँ पर हमारा 36 में सही ऑप्शन क्या होगा? कहानियों का संग्रह, ये किसका है? ये कहानियों का संग्रह है, एक दुनिया समानांतर, याद रखना। नेक्स्ट है, नई कहानियां पत्रिका के संपादक कौन थे? नई कहानियां पत्रिका के संपादक कौन थे? नई कविता के तो जो पत्रिका थी वो जगदीश गुप्त थे, जो कि 1954 में निकाली गई थी, लेकिन नई कहानियां आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 37 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये भैरव प्रसाद गुप्त ने निकाली थी, 1960 ईस्वी में ये पत्रिका निकलती थी। ठीक है, भैरव प्रसाद गुप्त है नई कहानियों के संपादक। कहानी आंदोलन के क्षेत्र में आधार पत्रिका का संबंध किस कहानी आंदोलन से था? कहानी आंदोलन के क्षेत्र में आधार पत्रिका का संबंध किस कहानी आंदोलन से रहा है? तो यहाँ पर 38 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सचेतन कहानी से। ठीक है, आधार पत्रिका का जो संबंध है वो सचेतन कहानी से रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, झूठ सच के लेखक कौन है? झूठ सच के लेखक कौन है? अगर यहाँ पर दे रखा होता झूठा सच, ठीक है, झूठा सच अगर दे रखा होता तो ये उपन्यास है यशपाल जी का। लेकिन झूठ सच जब पूछ लिया जाता है तो ये सियाराम शरण गुप्त का है। ठीक है, झूठ सच के लेखक कौन है? ये रचना है किसकी? सियाराम शरण गुप्त की है। झूठा सच किसका है? तो यशपाल जी का उपन्यास है। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए मिला है? ज्ञानपीठ वर्मा पहली महिला कवियत्री थी जिनको 1982 ईस्वी में क्या मिला था? ज्ञानपीठ मिला था। और ये इनकी रचना थी यामा, जो कि 1940 में प्रकाशित हुई थी। इसमें काव्य संग्रह है ये। इसके लिए इनको 1982 में ज्ञानपीठ मिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पर, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रेम में भगवान, आज की क्लास आपको कैसी लग रही है जरूर बताना। ये मोस्टली क्वेश्चन है, यहाँ पर अच्छे से तैयार करने की कोशिश की है जो पूछे जा सकते हैं। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर 41 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्यास सम्मान, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार या सरस्वती सम्मान, देव पुरस्कार। तो 41 में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 41 में बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया था। ठीक है, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय से पुरस्कार किया गया है प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार को। नेक्स्ट है, वीणा वादिनी वर्दे, वीणा वादिनी वर्दे, ये पंक्ति किसने लिखी है? वीणा वादिनी वर्दे, जयशंकर प्रसाद, निराला, रामनरेश त्रिपाठी या फिर महादेवी वर्मा। तो 42 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये है निराला जी की पंक्ति है ये। ठीक है, वीणा वादिनी वर्दे, ये निराला जी की पंक्ति है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पर, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक कौन है?
हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक कौन है? तो 43 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा भाई? नंद दुलारी वाजपेयी ने लिखा है, ठीक है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक है नंद दुलारी वाजपेयी। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहने वाले इतिहासकार कौन है? आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहने वाले इतिहासकार कौन है? तो 44 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का जो युग है, ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 45 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? 45 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तुलसीदास रामचरितमानस, कुतुबन मृगावती, जायसी पद्मावत और मंझन का है चित्रावली। नहीं, मंझन का नहीं है, चित्रावली किसका है? ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये उस्मान कवि का है। किसका है? उस्मान कवि का है। और मंझन ने कौन सी रचना लिखी थी? तो ये लिखी थी मधुमालती। ये कौन सी लिखी थी? तो मधुमालती लिखी थी, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? शाहजहां ने किस कवि को दी थी महाकवि राय की पदवी? तो 46 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा भाई? ये सुंदर दास को दी थी। किसको दी थी? सुंदर दास को दी थी, जो कि भक्ति काल से संबंधित हैं ये सभी, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्रीलाल शुक्ल, शांति प्रसाद जैन, कैलाश वाजपेयी या फिर दिनकर जी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना करने वाले कौन है? स्थापना पूछ रहा है। तो 47 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? देखो, इसकी जो स्थापना वो हुई थी 1961 ईस्वी में, और ये किसके द्वारा की गई थी? शांति प्रसाद जैन के द्वारा की गई थी, ठीक है, याद रखना। हीनयान और महायान शाखा किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखना। हीनयान और महायान याद रखिएगा, ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है दोनों। खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो यहाँ पर 49 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? 49 में क्या हो जाएगा? जनपदीय हिंदुस्तानी, ठीक है। सुनीत कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी का नाम दिया है। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। ये 50 में हमारा बी सही हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। उम्मीद करती हूँ कि आपके काफी मतलब क्वेश्चन अगर सही नहीं हो रहे, आप मुझे अपना एक्चुअल डाटा जरूर बताना कि आपके कितने परसेंट इसमें सही हुए हैं। 60 में से 60% करेंगे हम, आगे व्याकरण के भी हैं, ठीक है। मंदिरों में पुजारी केवल किसको देखते हैं? मंदिरों में पुजारी केवल वस्त्र को देखते हैं, पुष्पमाला, भक्ति या फिर चढ़ौती को देखते हैं? भाई चढ़ौती को देखते हैं ना। उनकी नजर बस इस पर होती है कि कोई बंदा कितना पैसा चढ़ा रहा है ना। अगर वहां आप 100 रुपये 200 रुपये या कुछ चढ़ा के आओगे ना, तो उनकी नजरों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी और वो आपको प्रसाद देंगे। लेकिन आपने अगर कुछ नहीं चढ़ाया ना, तो साइड कर देंगे और ठीक से दर्शन भी नहीं करने देंगे, है ना। और ये सब चीजें आप चाहो तो किसी मंदिर में जाकर के अनुभव कर सकते हो, बड़े से बड़े में और छोटे से छोटे में। अभी से एक घर चला गया, आधे से ज्यादा पैसा तो इन्हीं में ही, चढ़ौती में ही जा रहा है देश का, है ना। अभिषेक, आधा पैसा जा रहा है चुनावों में और आधा पैसा जा रहा है किसमें? मंदिरों में। आम जनता भूखी मर रही है। अभिषेक घर चला गया, यहाँ पर 52 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? 52 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अभिषेक अपने आप घर चला गया। इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, व्याकरण से संबंधित है। अभिषेक अपने आप घर चला गया, ये कौन सा है? ये सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। आगे गिलास, गिलास किसने तोड़ा? गिलास तुमने तोड़ा। अगर तुमने होता तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं होता, उसने तोड़ा तो भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। किसने तोड़ा, यहाँ पर देखो आप विराम से आसानी से इनको पहचान सकते हो। गिलास किसने तोड़ा, तभी तो यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन मार्क दे रखा है, विराम से संबंधित है, आप पता कर सकते हो। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है ना। अपने आप ही मुंह से निकल गया, तो वो है जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम क्या है? श्याम है। ये कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम है। अगर आपने पढ़ रखे होंगे अच्छे से सर्वनाम, ठीक है, अगर आपने व्याकरण अच्छे से पढ़ रखी होगी तो इनका आसानी से आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है। तो संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पर हो जाएगा। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की क्या खराब कर रखी है? आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की हालत खराब कर रखी है। मिट्टी, हालत तो इसमें है ही नहीं भाई। मिट्टी, बालू, सूरत या फिर दिमाग? तो दिमाग तो नहीं होगा, मिट्टी हो जाएगा, मिट्टी खराब कर रखी है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है ना? मेरे का क्या खा रहा है? घास खा रहा है। मेरे क्या खा रहा है? घास खा रहा है। 56 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा?
56 में राइट ऑप्शन क्या होगा? मृग मृग शावक। मृग का जो बच्चा होता है ना, देखो शेर के जो बच्चे होते हैं उनको भी शावक बोलते हैं और मृग का जो बच्चा है उसको भी क्या बोलते हैं? शावक बोलते हैं। तो मृग का शावक क्या खा रहा है? घास खा रहा है। यह कविता यह कविता मैंने लिखी है, कुछ तो आएगा नहीं, तो मैं इनके साथ तो कर्ता विभक्ति लगनी थी ने, ठीक है? जब ये सही होते, यह कविता उसने लिखी है, यह कविता तुमने लिखी है, तो ने आना चाहिए था। लेकिन इसमें ने ऑलरेडी आ रहा है ने, तो यह कविता मैंने लिखी है। किसने इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क होता अगर किसने आता तो, ठीक है? अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता तो किसने आप लगा देते। जिससे तुम अपनी पुत्री का विवाह करने जा रहे हो, वह तो ढोल में पोल है। जिससे तुम अपनी पुत्री का विवाह करने जा रहे हो, तो ढोल में पोल है, मतलब ऊपर से अच्छा दिखता है और अंदर से खोखला है। तो 58 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाहर से अच्छा और भीतर क्या है? दोषपूर्ण है, मतलब उसके अंदर तो बहुत सारी बुराइयां हैं। चोर पर मोर मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चोर पर मोर मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चोर के पास मोर, एक दूसरे से ज्यादा धूर्त, सोने की मोहरें इनमें से कोई नहीं। चोर पर मोर, तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक दूसरे से ज्यादा धूर्त, ठीक है, मूर्ख। इन विकल्पों में से घुन लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? घुन लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? निराश होना, क्षय होना, किसी चीज का क्षय होना, ठीक है? क्षय होना यानी कि नाश हो जाना, हानि होना। क्षय का अर्थ क्या होता है? नष्ट हो जाना, ठीक है, नाश हो जाना। तो घुन लगने का अर्थ यही है। 60% में से आपके कितने सही हुए हैं आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि इसी तरह के क्वेश्चन आपको डेली करवाए जाएं, अभी हमारी सबसे पहले जो पेपर है वो है जीआईसी का, और इससे आगे हम फिर सुन रही हैं कि टीजीटी, पीजीटी की भी दोबारा से जो वैकेंसी है वो आ सकती है, आने वाली है ना? ये कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिर भी आप जुड़े रहिए इस चैनल पर, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है?